सत साहिब, बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय, स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सभी पुण्यात्माओं को सत साहिब और हमें हमारे सभी जगत भाइयों को राम राम नमस्कार। भाइयों, बरवाला कांड जो हुआ था 18 नवंबर 2014 को, उसमें एक साथ दो एफआईआर दर्ज हुई थी। एफआईआर नंबर 429 और 430। तो आप लोगों को 429 एफआईआर नंबर 429/2014 का के बारे में बताना चाह रहा हूं, उसे खुलासा करना चाहता हूं कि इस एफआईआर का जन्म, इसका जो सूत्रधार है वो कैसे हुआ और बरवाला कांड का मेन मुख्य सूत्रधार कहां से उत्पन्न होता है। तो भाइयों, ये जो 2014 में जो संबंधित जो मामला, जो बरवाला कांड का जन्म होता है, इस कांड में जो है इसका जनक, इस कांड का जनक, जो बरवाला कांड जो घटित हुई उस कांड का जनक कौन है। भाइयों, ये जो बरवाला कांड है इसका सोचा समझा साजिश के तहत ये घटना हुई। और इस घटना से ये आप लोग देखे होंगे कि इस घटना के तहत जो है दिल दहलाने वाली घटना हुई थी और लोगों को इतने क्षतिपूर्ति हुआ, सरकार को भी इतनी क्षतिपूर्ति हुई, जो सरकार को 27 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े और 40,000 जवान उतारने पड़े थे। इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों से लड़ने के लिए और उनको काबू करने के लिए सरकार ने 40,000 जवान उतारे थे। तो भाइयों, इसलिए आपको इसका सूत्रधार जो है, इस कांड का सूत्रधार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति है, उर्फ मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट को देखते थे वही लोगों ने इस कांड को जन्म दिया है। और इसका जो जन्म कहां से होता है, इसके विषय में थोड़ा मैं चर्चा करना चाहूंगा। भाइयों, इनके जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के जो ब्लैक कैट कमांडो थे, जो उन्होंने 14/7/2014 को हिसार न्यायालय, जो हिसार कोर्ट को, जो अपने अवैध कब्जे को लेकर के, अवैध कब्जे जो हिसार कैंपस, कोर्ट कैंपस को चारों तरफ से घेर लिए थे और वहां जो अधिवक्ताओं के साथ, वकीलों के साथ धक्का मुक्की किया गया था, बदतमीजी किया गया था। संत रामपाल जी महाराज कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिसार कोर्ट में पेशी के लिए गए थे और इन लोगों ने जब पता चला कि संत रामपाल जी महाराज वहां जाने वाले हैं, तो इन लोगों ने अपने काले कमांडो को गाड़ी में भर भर के और रातों रात पूरा रास्ता जाम कर दिए और हिसार कोर्ट में सभी मोजिज भक्तों को और अपने जो काले कमांडो, जो पालतू काले कमांडो जो गुंडे लोग पाल रखे थे, गुंडे लोगों ने उस काले कमांडो को उतार दिया। इसके बाद भाइयों, अधिवक्ताओं से इन लोगों ने बदतमीजी किया और वकीलों को जो है धक्का मुक्की किया, उसे जो है उसकी चाबी छीन ली, वकीलों से झड़प हुई और इसी से जो है संत रामपाल जी महाराज पर अवमानना का जो है नोटिस जारी हुआ था। क्योंकि केस जो है बरवाला कांड का मुख्य जो है घटना यहीं से चालू होती है। भाइयों, बरवाला कांड का सूत्रधार यहीं से चालू होती है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज अपने कोर्ट में पेशी के लिए तारीख पर गए थे और 14/7/2014 को हिसार कोर्ट में न्यायालय में गए हुए थे। तो इन लोगों ने जो भनक लगी इन लोगों को, तो पहले से ये लोग जो है रातों रात वहां पहुंच गए और सभी अपने मोजिज, जितने भी इनके मोजिज भगत लोग थे और जितने पालतू गुंडे को सब वहां पहुंचा दिया। और ये पालतू गुंडे लोग भाइयों पूरे कोर्ट के कैंपस को घेर लिया था और घेरने के बाद इन लोगों ने वकीलों से बदतमीजी किया। अब बदतमीजी करने के चलते न्यायालय ने एक मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुलाने के बाद संत हाई कोर्ट को बताया गया। फिर हाई कोर्ट से आदेश आया कि ये कौन लोग थे। तो भाई, ये लोग संत रामपाल जी महाराज की नारा लगा रहे थे, संत रामपाल जी महाराज का जय जयकारा कर रहे थे। तो संत रामपाल जी महाराज
इसीलिए हाई कोर्ट ने संत रामपाल जी महाराज के ऊपर नोटिस भेजा। और भाइयों, यह जो अपराध गुरु जी के सिर चढ़ा और इस अपराध के संबंध में चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने दिनांक 21/7/2014 को अवमानना का केस गुरु के विरुद्ध जो है दायर हुआ, जिसका नंबर अवमानना वाद संख्या 12/2014 है, जिसमें गुरु जी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से 8/8/2014 के हाजिर हुए और दिनांक 27/8/2014 को अपना जवाब अधिवक्ता अपने के माध्यम से दाखिल किए। और चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने संत रामपाल जी महाराज को एवं राम कंवर ढाका तथा ओम प्रकाश हुड्डा को दिनांक 24/9/2014 को उपस्थित होने का निर्देश दिए थे। तो संत रामपाल जी महाराज जी को आरएसएस जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति RSSS जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने चंडीगढ़ हाई कोर्ट में उपस्थित नहीं होने दिया। भाइयों, संत रामपाल जी महाराज तो उपस्थिति के लिए जा ही रहे थे, लेकिन इन काले कमांडो ने संत रामपाल जी महाराज को हाईजैक किया था और पंचकूला तक पहुंचे थे। वहां से हाईजैक करके आश्रम में ले जाकर नजरबंद किया था, करके रख दिए थे। तो भाइयों, राष्ट्रीय समाज, आप लोग को बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति और मैनेजमेंट जो संभालते थे दोनों एक ही है। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोगों ने ही, जो मैनेजमेंट के लोग थे उन्होंने ही 2010 में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का गठन किया था। और ये षड्यंत्र रचने के लिए इन लोगों ने सारी योजना को प्री प्लान के तहत बनाया था, ताकि जो है संत रामपाल जी महाराज को जो है जेल में डाल सके और हमें धर्म के धंधा पर जो है लूट सके और सभी भक्तों को लूट कर जो है अपना धंधा चलता रहे और कर सकूं। क्योंकि मनमानी तभी हो सकती है जब तक संत रामपाल जी बाहर होते, तो आज जो ये लोग लूट मचा रखे हैं ये कभी नहीं होती। तो भाइयों, अब जो है तो गुरु जी जो है अलग इसमें जो है राष्ट्रीय, तो न्यायालय ने गुरु जी को एवं अन्य को सदैव दोनों को जो है सदैव उपस्थित होने के लिए निर्देश देते हुए आगे की तिथि जो है 5/11/2014 को निर्धारित किया। और इस तिथि अर्थात 5/11/2014 को राष्ट्रीय समाज समिति के गुंडों ने गुरु जी को न्यायालय तक जाने से रोका। उन्होंने जो न्यायालय तक पहुंचने दिए संत रामपाल जी महाराज को, मगर गुरु जी इस रोज राष्ट्रीय समाज सेवा के चंगुल से किसी तरह से लुप छिप कर चंडीगढ़ हाई कोर्ट जाने के लिए पंचकूला तक पहुंच गए थे। और राष्ट्रीय समाज सेवा मैनेजमेंट के लोगों को इसकी भनक लग गई है ना। इसकी भनक लगते ही उन्होंने रास्तों से ही संत रामपाल जी महाराज को रास्ते से ही अर्थात पंचकूला से हाईजैक कर लिया और हाईजैक कर वापस जो आश्रम बरवाला आश्रम में ले जाकर नजरबंद कर दिए। और भक्तों के बीच झूठी अफवाह उड़ाई गुरु जी पंचकूला आकर के और अपना आदेश दे करके आश्रम में वापस चले गए। भाइयों, इसीलिए हमारे जितने भी भगत भाई लोग जो मुझे देख रहे हैं, ये उसको जानने की जरूरत है कि संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ जितने भी सारे केस हुए हैं, जितने सारे मुकदमा हुआ है, वो सभी मुकदमे का दावेदार ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति उर्फ मैनेजमेंट है। और इन्हीं लोगों के चलते संत रामपाल जी महाराज को जेल हुआ है और संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं और एक बरवाला जैसे कांड घटित हुआ है। इन्होंने सोची समझी घटना के तहत संत रामपाल जी महाराज को फंसाया है। भाइयों, इधर जो है आगे क्या करते हैं ये लोग, जब संत रामपाल जी महाराज को हाईजैक कर लिया, इसके बाद ये लोग क्या करते हैं, इधर चंडीगढ़ उच्च न्यायालय ने गुरु जी को उपस्थित रहने के लिए के कारण गुरु जी जब अनुपस्थित रहे, जब वहां नहीं पहुंचे हाई कोर्ट में, तो दिनांक 5/11/2014 को उनके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट जारी किया, अजमानतीय गिरफ्तारी वारंट जो है जारी कर दिया। और पुलिस पदाधिकारी बरवाला को निर्देश दिया कि 10/11/2014 तक गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन संत रामपाल जी को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करें। दिनांक जब 8/11/2014 को वारंट का निष्पादन हेतु बरवाला थाना के पुलिस सुमित कुमार और उनके साथी लोग सतलोक आश्रम बरवाला पहुंचे,
तो मगर राष्ट्रीय समाज सेवा के काले कमांडो एवं मनमाने आचरण करने वाले गुरु जी के मौजिज अनुयायियों ने दिनांक 10/11/2014 तक वारंट का निष्पादन पुलिस को नहीं करने दिया और उनको जो पुलिस को अंदर आश्रम के अंदर जाने ही नहीं दिया। तो भाइयों, परिणाम इसका क्या हुआ कि इसका परिणाम चंडीगढ़ हाई कोर्ट का तेवर संत रामपाल जी के विरुद्ध 7वें आसमान पर हो गया तो पुनः जो है इसके बाद पुनः दिनांक 10/11 को 2014 का अजमानतीय वारंट जो है डीजीपी हरियाणा एवं सरकार का गृह सचिव हरियाणा के माध्यम से जारी करते हुए डीजीपी एवं गृह सचिव को निर्देशित किया कि चाहे जैसे भी हो 17/11/2014 तक गिरफ्तारी का वारंट निष्पादन कर संत रामपाल जी महाराज को न्यायालय में प्रस्तुत करें। साथ ही उच्च न्यायालय ने एक एमिक्स क्यूरी दीपक कुमार को नियुक्त किया ताकि इस मैटर पर वह जो है उचित नजर रख सके। एकिम्स क्यूरी ने उच्च न्यायालय को अपना रिपोर्ट दिया। सरकार खुद नहीं चाहती वारंट का निष्पादन करना। तो भाइयों, जो एमिक्स क्यूरी जो होता है, जो क्यूरी जो न्यायालय को रिपोर्ट दिया, तो इसमें इसके बावजूद भी 17/11/2014 को वारंट का निष्पादन नहीं हो सका। तो न्यायालय ने पुलिस पदाधिकारियों के साथ हरियाणा सरकार को काफी फजीहत किया और न्यायालय ने सख्त आदेश देते हुए दिनांक 17/11 को पुनः अजमानतीय नॉन वेरेबल वारंट जारी करते हुए हिदायत दिया कि यदि आपने 21/11/2014 तक वारंट का निष्पादन नहीं होता है तो डीजीपी हरियाणा सरकार एवं हरियाणा सरकार एवं गृह सचिव के विरुद्ध कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अर्थात अवमानना का मामला दर्ज की जा सकेगी। तो भाइयों, चंडीगढ़ उच्च न्यायालय का इस सख्त आदेश को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने एवं गृह सचिव ने तथा डीजीपी ने अपनी सख्ती दिखाई और फिर दिनांक 18/11/2014 को बरवाला कांड का नामकरण हुआ। भाइयों, संत रामपाल जी महाराज कभी नहीं चाहते थे कि हम जो है कोर्ट को इस मामले को अपने हाथ में ले, कानून को अपने हाथ में ले। और संत रामपाल जी कभी नहीं चाहते थे कि मैं कोर्ट में ना पहुंचे और ना जाएं। वो जा रहे थे। संत रामपाल जी महाराज कोर्ट के अवमानना में जा रहे थे, लेकिन इनके जो काले कमांडो जो इन लोगों ने बना रखे थे, ब्लैक कैट कमांडो ने इनको पंचकूला से ही हाईजैक कर लिया और आश्रम में ले जाकर नजरबंद कर दिया। भाइयों, तो आप समझ सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज हाई कोर्ट में कैसे पहुंचते। और ये कांड को इसके बाद इन लोगों ने कांड का जो है गुरु जी के आदेशों का आड़ लेकर के एक कांड करने लगे और ये इतनी भयानक कांड हो गई जो संत रामपाल जी महाराज तक गिरफ्तारी करने का वारंट जब लेकर पुलिस आ रही थी तो फिर उनको आश्रम में जाने देना चाहिए था ना। जब ये पुलिस जब आश्रम में गए होते तो संत रामपाल जी महाराज वहां तो थे ही, लेकिन ये लोग इसलिए नहीं जाने दिए ताकि इनको इस बरवाला कांड को करना था। और इन्होंने सोची समझी प्री प्लान के तहत कोर्ट में जो है हिसार कोर्ट में जो है कैंपस को घेरा, बाद में संत रामपाल जी महाराज को रोका, उसको हाईजैक किया। तो ये सारा कांड जो भाइयों राष्ट्रीय समाज सेवा समिति उर्फ मैनेजमेंट जो संत रामपाल जी के मौजूद शिष्य लोग थे, जो मनमानी करते थे, जो संत रामपाल जी महाराज के आचरण में नहीं चलते थे, जिनको पैसे कमाने की जो है पैसे कमाने थे और ये कांड करवाने थे। ये बरवाला कांड को करवाने के लिए साजिश पहले से प्लान किया गया था। जब से ये करोथा कांड हुआ था, ये करोथा कांड भी इन्हीं लोगों के तहत हुआ था, इन्हीं लोगों के जरिए ही हुआ था, नहीं तो करोथा कांड नहीं होता। यदि करोथा कांड हुआ, यदि दूसरे ने कोई किया होता तो भाइयों आर्य समाजी लोग कहते हैं आर्य समाजियों ने करोथा कांड को किया। तो यदि आर्य समाजियों ने करोथा कांड को किया तो क्या आर्य समाजी सब अभी आर्य समाजी लोग नहीं है? आर्य समाजी के रहते क्या पूरे हरियाणा में आर्य समाजी लोग नहीं है? क्या पूरे भारत में आर्य समाजी नहीं है? लेकिन आज 11 आश्रम बन गए। तभी जो है करोथा में एक ही आश्रम बने थे और एक आश्रम का विरोध आर्य समाजियों ने किए थे। तब हरियाणा में और भी जितने भी बने, जितने भी आश्रम बने, तो क्या आर्य समाजी लोग अभी नहीं है? अभी आर्य समाजी लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। तो भाइयों
विचार करिए आप लोग, क्योंकि ये जो बात है कटु सत्य है। तो संत रामपाल जी महाराज को फंसाने के लिए कितनी बड़ी षड्यंत्र, और संत रामपाल जी महाराज कितने बड़े संत षड्यंत्र का शिकार बने और इन्होंने बनाया। तो भाइयों, विस्तृत जानकारी के लिए आप लोग इस पुस्तक को मंगाइए। यह पुस्तक है ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक है। इस पुस्तक में जो कोर्ट के सभी केसों का जजमेंट दिया हुआ है, ताकि आप पढ़ के सभी केसों को समझ सकते हो। पूरा विस्तार से जानकारी है। आप इस पुस्तक को अवश्य मंगाइए। संत रामपाल जी महाराज का विस्तृत जो जितने भी केस हुए हैं, सभी केसों का जजमेंट इस पुस्तक में दिया हुआ भाइयों। तो आप लोग पढ़कर इस पुस्तक को समझ सकेंगे। और उनके बारे में संत रामपाल जी निर्दोष संत हैं, उनको जबरन फंसाया गया, जबरदस्ती फंसाया गया है। इनमें संत रामपाल जी महाराज का कोई रोल नहीं है। और जितने भी आश्रम जो चला रहे हैं, ये वही लोग चला रहे हैं, वही राष्ट्रीय समाज समिति गुंडों चला रहे हैं, लोग चला रहे हैं जो संत रामपाल जी को फंसाए हैं। जिन्होंने संत रामपाल जी को आजीवन कारावास कराया है, वही लोग आज आश्रम चला रहे हैं और आश्रम चला करके धंधा कर रहे हैं भाइयों। तो भाइयों, यदि आपको इस पुस्तक को प्राप्त करने के लिए मेरे नंबर पर संपर्क करें। मेरा नंबर है 9892112520, त्रिभुवन दास, मुंबई से। 9892112520 ये मेरा नंबर है। आप मेरे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पर इस पुस्तक का जो PDF लिंक प्राप्त करने के लिए आप मेरे नंबर पे हाई लिख के भेजें, या फिर सब्सक्राइब लिख के भेजें। तो भाइयों, आपको जो इसका PDF लिंक जो है PDF फाइल प्राप्त हो जाएगी। या फिर पुस्तक प्राप्त करने के लिए आप मुझसे संपर्क करें। मेरा नंबर 9892112520, 9892112520 भाइयों, त्रिभुवन दास, मुंबई से। तो भाइयों, इस पुस्तक को अवश्य मंगाइए। और जितने भगत भाई लोग जो देख रहे हो, सभी लोग इस पुस्तक को मंगा के पढ़िए, तभी आपका कल्याण होगा। तभी आप जान सकोगे कि हमारे संत रामपाल जी महाराज को किस तरह ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों और मैनेजमेंट ने किसी तरह फंसाया है, और किस तरह फंसा करके इतने बड़े केस में संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास करा दिया है। और उसका सूत्रधार जो केस जो हुए बरवाला कांड में, जितने भी केस हुए हैं 426, 470, 428, 429 और 430 और 443, सभी केस जो है सभी सोची समझी साजिश के तहत ये घटना का अंजाम दिया गया है। इस घटना को अंजाम देने के लिए राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के मैनेजमेंट ने समिति को बना करके और काले कमांडो के गुंडों को पाल करके, और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति जितने भी 51 गुंडे लोग हैं, उन्हीं लोगों ने ब्लैक कैट कमांडो बना करके संत रामपाल जी महाराज को बुरे तरह से फंसाया है। और अभी जितने भी गद्दार वकील हैं, जो 12 वकील रखे हैं, ये गद्दार वकील जो है इन्हीं के पक्ष में पक्षपात करके और संत रामपाल जी को महाराज को बचाने के बजाय इन्होंने निर्दोष जो दोषी गुंडे लोग हैं उनको बचाया, और निर्दोष संत को संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ गवाही दिला करके और इनको जो है आजीवन कारावास करा दिया, और सभी जो 28 गुंडे लोगों को जमानत करवा दिया। तो भाइयों, सभी भगत भाइयों, आप लोग विचार करो। और अभी देर नहीं हुआ, अभी बहुत संत रामपाल जी महाराज 10 वर्षों जेल की सजा काट रहे हैं। तो आप लोग अपने मस्तिष्क से विचार करो, और गुरु जी के सत्संग के माध्यम से विचार करके आप लोग खुद सोचिए, और आप लोग समझिए कि संत रामपाल जी महाराज को कैसे फंसाया है। इस पुस्तक में पूरा विस्तार पूर्ण दिया हुआ भाइयों। तो आप सभी इस पुस्तक को मंगाइए और पढ़ करके आप समझ सकते हैं कि ये संत रामपाल जी महाराज किस तरह फंसाया है लोगों ने। तो सभी चीजों का आपको ज्ञात हो जाएगा, सब कुछ आप लोग जान सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज को फंसाने वाला कौन है। ये राष्ट्रीय समाज समिति गुंडे लोग हैं, मैनेजमेंट है, जो मौजूद भगत लोग हैं, यही लोगों ने संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास की सजा करा दी भाइयों। तो आज की इस वीडियो में इतना ही भाइयों। सत साहेब और भाइयों, राम राम, जय हो बंदी छोड़ की।